माड़वी हिड़मा के मारे जाने के बाद अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह नाम है टिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी। देवजी के बारे में कई कहानियां हैं, कुछ सच, कुछ झूठ और कुछ सच झूठ की मिली जुली कहानियां। लेकिन आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि देवजी कौन है, सवाल यह भी है कि देवजी जिंदा है भी या नहीं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। नक्सली नेता माड़वी हिड़मा के मारे जाने के अगले ही दिन खबर आई कि शीर्ष नक्सली नेता और सीपीआई माओवादी के पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी मारा गया है। फिर पता चला कि खबर गलत थी। परिजनों ने कहा कि देवजी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में रखा है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 नवंबर 2025 को साफ कहा, पुलिस की हिरासत में देवजी के होने के कोई सबूत नहीं है, इसलिए अदालत दखल नहीं दे सकती। पुलिस ने कहा कि वह हमारे पास नहीं है। कई वामपंथी पार्टियां, जन संगठन और परिवार वालों का कहना था कि देवजी पुलिस की कस्टडी में ही है। इन सारे दावों और खंडन के बीच में कहीं सच्चाई पड़ी है, लेकिन उस तक जाने वाली सड़क पर सिर्फ अफवाहें बिछी हैं। कहीं खबर आती है कि देवजी को आंध्र प्रदेश में सरकारी मेहमान बनाकर किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है, तो कहीं खबर आती है कि सुरक्षा बल देवजी की तलाश में जंगलों की घेराबंदी और तेज करने वाले हैं। ये दो बिल्कुल उलट तस्वीरें मिलकर एक ऐसी धुंध बनाती हैं जिसमें देवजी का चेहरा तो दिखता है पर साफ नहीं, बस परछाई की तरह। इस धुंध को और गाढ़ा कर देता है बस्तर के पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम का बयान, जिसमें वो खुलकर कहते हैं कि माड़वी हिड़मा को मरवाने में देवजी का ही हाथ है। यानी जिस संगठन में देवजी शीर्ष पर है, उसी की सबसे डरावनी लड़ाकू पहचान कही जाने वाली शख्सियत को खत्म करवाने का आरोप देवजी पर है। यह आरोप सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरी माओवादी नेतृत्व शैली पर सवाल खड़ा करता है कि क्या जंगलों की कथित जनयुद्ध की राजनीति अब अंदर ही अंदर अपने नेताओं को निगलने लगी है। आज के तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोरुतला कस्बे में एक दलित मादिगा परिवार में जन्मे टिप्पिरी तिरुपति की शुरुआत साधारण थी। बीएससी की पढ़ाई के दौरान करीमनगर के एसआरआर कॉलेज में देवजी ने वह देखा जो आमतौर पर किताबों में फुटनोट में छिपा रहता है: जाति, वर्ग और राज्य की असमानताएं। छात्र राजनीति की भिड़ंत के बाद देवजी के भूमिगत होने की खबर आई और यही गायब हो जाना आगे चलकर देवजी की जिंदगी की स्थायी कहानी बन गई। रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन में सक्रियता, 1981-82 में रायथू कुली संगम की ऐतिहासिक बैठक का आयोजन, फिर 80 के दशक में ही नक्सल आंदोलन के साथ जुड़ाव, यह सब मिलकर देवजी को उस रास्ते पर ले गया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होती है। सुरक्षा एजेंसियों के पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार देवजी को पहले करीमनगर शहर और सिरोंचा क्षेत्र के पार्टी संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। फिर गढ़चिरौली में लगभग 15 साल का लंबा कार्यकाल उसने गुजारा। 1993-94 में उसे दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति का सदस्य बनाया गया और 90 के दशक के मध्य तक संगठन निर्माण में गहराई से जुड़े रहने के बाद सैन्य शाखा की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। यहीं से तिरुपति के देवजी बनने का किस्सा शुरू होता है, वो नाम जो बाद में दहशत, हिंसा, क्रूरता, रणनीति और रहस्य का पर्याय बन जाता है। 1996 के आसपास जब माओवादी संगठन, जिसे तब पीपुल्स वार ग्रुप कहा जाता था, ने दंडकारण्य में अपनी पहली पलटन बनाई तो उसका पहला कमांडर था तिरुपति। यह सिर्फ एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, यह माओवादी आंदोलन के लिए एक ऐलान था कि अब संघर्ष महज राजनीतिक नारे या जुलूसों तक सीमित नहीं, बल्कि एक सुसंगठित गुरिल्ला युद्ध में बदल चुका है। इसके बाद 2001 में देवजी को पार्टी की केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया और साथ ही केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी का भी। उस समय वह समिति के सबसे युवा सदस्यों में से एक था। आगे चलकर जब बसवराजू यानी नंबाला केशव राव को केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रमुख बनाया गया, तब देवजी उसकी सैन्य रीढ़ माना जाता था और 2018 में बसवराजू के महासचिव पद छोड़ने के बाद देवजी को ही सीएमसी यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की कमान सौंप दी गई। यही वो दौर है जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमलों में उसका नाम प्रमुखता से सामने आता है।
पीएलजीए यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के गठन के पीछे उसकी रणनीतिक भूमिका बताई जाती है और माओवादी कैडर के सैन्य प्रशिक्षण में उसे आदर्श प्रशिक्षक की तरह याद किया जाने लगता है। संजीव, चेतन, सुदर्शन, रमेश, इन सारे नामों के पीछे वही चेहरा था। नाम बदलते रहे लेकिन रास्ता वही रहा, गहरी गोपनीयता, लगातार मूवमेंट और बंदूक के आतंक वाली जिंदगी। इसी रास्ते ने देवजी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट तक पहुंचा दिया। एक तरफ जनता की मुक्ति की कथित सेना का कमांडर, दूसरी तरफ राज्य की नजर में सबसे खतरनाक उग्रवादी, दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर एक ही नाम टंगा हुआ है। माडवी हिड़मा की मौत ने माओवादी आंदोलन के भीतर की खामोश दरारों को अचानक सतह पर ला दिया है। हिड़मा सिर्फ एक जिला या बटालियन कमांडर नहीं था, वह बस्तर के जंगलों की उस मिथकीय ताकत का चेहरा था जिसकी सच्ची झूठी कहानियां सालों से सुरक्षा बलों, मीडिया और गांवों में घूमती रहीं। जब मनीष कुंजाम जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता यह आरोप लगाते हैं कि हिड़मा की हत्या में देवजी की भूमिका रही, तो यह महज एक व्यक्ति पर आरोप नहीं बल्कि उस पूरी नेतृत्व संरचना पर सवाल है जो आदर्श रूप से जन संघर्ष का दावा करती है। यह आरोप चाहे साबित हो या न हो, लेकिन इसके सामने आने भर से देवजी की छवि में एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक आयाम जुड़ जाता है। रणनीतिकार, सैन्य कमांडर और अब शक के घेरे में घिरा माओवादी संगठन का अंदरूनी दुश्मन। एक तरफ अदालतें, पुलिस, मीडिया और राजनीतिक दल है, दूसरी तरफ कोरुतला में बैठा एक परिवार है जिसके लिए देवजी न तो जनरल सेक्रेटरी है न मोस्ट वांटेड, वो तो बस घर का बड़ा बेटा, चाचा और पिता समान शख्स है। देवजी के भाई टिप्पिरी गंगाधर स्थानीय मीडिया से कहते हैं कि उन्हें सिर्फ इतना पता चल जाए कि देवजी जिंदा है, सुरक्षित है और अगर पुलिस के पास है तो उन्हें बिना किसी नुकसान के अदालत में पेश किया जाए। हाईकोर्ट से उनकी हैबियस कार्पस याचिका खारिज हो जाने के बाद उनके पास बचता है सिर्फ इंतजार और दुआ। सबसे मार्मिक तस्वीर तो उनकी भतीजी टिप्पिरी सुमा के खुले पत्र से सामने आती है। वह लिखती है कि जब भी देवजी का नाम लिया जाता है उसके भीतर एक साथ गर्व और पीड़ा उठती है। उसे यह भी लगता है कि उसके देवजी काका एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए गए थे, लेकिन हाल की घटनाओं ने उसे गहरी चिंता में डाल दिया है। वह चाहती है कि वे वापस आएं, आत्मसमर्पण करें और कम से कम जिंदा तो रहें। यह पत्र किसी सोशल मीडिया कैंपेन या राजनीतिक बयान की तरह नहीं बल्कि उस लड़की की पुकार की तरह लगता है जो बचपन से अपने चाचा की कहानियां सुनती रही होगी, कभी हीरो की तरह, कभी उग्रवादी की तरह, कभी भगोड़े की तरह और अब गुमशुदा की तरह। 21 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि जो वीडियो और सामग्री पेश की गई उससे यह साबित नहीं होता कि देवजी और मल्ला राजी रेड्डी पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे उनके कब्जे में नहीं, अदालत ने कहा कि सबूत नहीं तो दखल भी नहीं। लेकिन क्या अदालत का यह बयान अफवाहों को खत्म कर पाया? बिल्कुल नहीं। यानी कानूनी सच एक तरफ है, तरह तरह की अफवाहें दूसरी तरफ, और इनके बीच में खड़ा है एक शख्स जिसके जिंदा होने, न होने, कस्टडी में होने या जंगल में छिपे होने पर कोई भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। आज जब देवजी की तलाश उसकी विचारधारा से ज्यादा उसकी देह की खोज बन गई है तो कुछ बड़े और असहज सवाल सिर उठाते हैं। क्या सशस्त्र क्रांति की राजनीति अंततः अपने ही नायकों को निगलती है? बसव राजू का मुठभेड़ में मारा जाना, हिड़मा की मौत और अब देवजी की गुमशुदगी, ये सब एक ऐसी श्रृंखला बनाते हैं जहां माओवादियों का नेतृत्व लगातार खत्म हो रहा है और अब यह समाप्ति की ओर है। क्या माओवादी हिंसा ने आदिवासी इलाकों को स्थायी युद्ध भूमि बना लिया है? एक तरफ सुरक्षा बलों की बड़ी बड़ी ऑपरेशन घोषणाएं, दूसरी तरफ माओवादी हमलों के बीच में फंसे हुए आदिवासी और उनका गांव जिन्हें लोकतंत्र सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। सवाल यह भी है कि दलित और आदिवासी नेतृत्व की यह त्रासदी क्या बताती है। एक दलित युवा जो समानता के सपने के साथ आंदोलन में जाता है, धीरे धीरे उस मशीन का हिस्सा बन जाता है जो खुद भी हिंसा पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या उसने वाकई अपने समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना या एक ऐसे युद्ध की गलियों में भटक गया जो अंततः दलित और आदिवासी लोगों से ज्यादा पार्टी लाइन बचाने में व्यस्त हो जाता है। देवजी की कहानी में कई ट्विस्ट हैं। एक दलित छात्र की बगावती यात्रा, एक गुरिल्ला कमांडर का उदय, राज्य के लिए मोस्ट वांटेड दुश्मन की छवि और अब एक ऐसे इंसान की अनिश्चित गुमशुदगी
जो न अदालत में दिखता है न कैमरे के सामने, बस अखबारों, सोशल मीडिया पोस्टों और जंगल की कानाफूसियों में जिंदा है। जंगलों, अदालतों, थानों और छोटे से कस्बे कोरूतला के बीच कहीं एक सवाल हवा में लटका हुआ है, देवजी कहाँ है? जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। आपसे निवेदन है कि आप कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है।